हेलो बच्चों, आज हम इंडियन डेवलपमेंट इकनॉमी का एक चैप्टर है इंडियन इकनॉमी, उसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि इंडियन इकनॉमी जब आज़ाद हुई थी ब्रिटिश रूलिंग से, तो 1950 से लेकर 1990 तक हमने किस तरीके से अपने देश को आगे बढ़ाया, हमारे लीडर्स क्या क्या प्लान लेके आए, उन प्लान्स के क्या नतीजे हुए और कहाँ पर हमसे चूक हुई, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये व्हाट इज़ अ प्लान, कि एक प्लान होता क्या है। तो यहाँ पर देखें, आपको बताया गया है कि अ प्लान स्पेल्स आउट हाउ द रिसोर्सेज ऑफ अ नेशन शुड बी पुट टू यूज़। कि एक प्लान होता है कि किसी देश के रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज़ किया जाए। रिसोर्सेज का मतलब होता है कि उस देश में अवेलेबल आपकी ह्यूमन रिसोर्स, उस देश में अवेलेबल आपके नेचुरल रिसोर्स, उस देश में अवेलेबल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके बेसिस पर आप कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब जहाँ से आपको कुछ भी अर्निंग होती है, कि देश में कुछ मैन्युफैक्चरिंग, कोई प्रोडक्शन, किसी तरीके की सर्विस, कोई भी एक्टिविटी हो सके। तो इन सभी एक्टिविटीज़ के लिए हमें डिफरेंट रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। तो हम यही देखते हैं कि हम अपने देश के रिसोर्सेज का किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं हमारे देश के रिसोर्सेज बेकार तो नहीं जा रहे। तो इन इंडिया प्लान्स आर ऑफ 5 ईयर्स। इंडिया में 5 साल की ड्यूरेशन के लिए प्लान बनाए गए थे और इसलिए इनको 5 ईयर्स प्लान्स बोला जाता है। ठीक है। तो गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर जब हमने प्लानिंग करी तो उस प्लानिंग का उद्देश्य क्या था, उसके गोल क्या थे, क्या उसके ऑब्जेक्टिव थे। तो द कॉमन गोल ऑफ द 5 ईयर प्लान्स आर ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। तो जो हमारे 5 ईयर प्लानिंग के कॉमन गोल थे वो क्या थे। पहला तो था ग्रोथ, फिर मॉडर्नाइजेशन, देन सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। तो मैं एक एक करके आपको सारा बताऊंगा, पर पहले थोड़ा सा आगे का पढ़ते हैं। अ चॉइस हैज़ टू बी मेड इन ईच प्लान। हर प्लान में एक चॉइस बनाई गई कि अबाउट विच ऑफ द गोल इज़ टू बी गिवन प्राइमरी इंपॉर्टेंस, कि किस गोल को हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। क्योंकि देखो, लेके तो हमें ये सारे ही चल रहे थे। हमने 4 चीज़ें बताई है, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। तो लेकर तो हमें ये 4 चीज़ें चलनी थी। लेकिन अगर हम इन 4 चीज़ों को लेकर चलते और इन चारों को ही इक्वल वेटेज देते कि नहीं, मुझे ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी सबको एक साथ आगे बढ़ाना है, तो हमारे जो प्लान का फेल होने का डर ज़्यादा होता। तो हमने फोकस किया कि भाई चारों प्लान हमें लेके चलने हैं, लेकिन हम एक एक प्लान पर ज़्यादा फोकस करके ज़्यादा अच्छे तरीके से चलेंगे। तो हमें ये डिसाइड करना पड़ा कि हम किस को प्राइमरी इंपॉर्टेंस देंगे। पहले हमारे लिए क्या ज़रूरी है। पहले हमारे लिए ग्रोथ ज़रूरी है, मॉडर्नाइजेशन ज़रूरी है, सेल्फ रिलायंस ज़रूरी है या इक्विटी ज़रूरी है। तो यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, इनफैक्ट द गोल में एक्चुअली बी इन कॉन्फ्लिक्ट। तो कई बार इन गोल्स को डिसाइड करते हुए कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते थे, विरोध पैदा हो जाते थे। क्योंकि किसी ने बोला भाई ग्रोथ पे ध्यान दो, तो दूसरे ने बोला नहीं, पहले सेल्फ रिलायंस पे ध्यान देते हैं। किसी ने बोला नहीं, इक्विटी को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, तो किसी ने बोला कि मॉडर्नाइजेशन प्राइमरी इंपॉर्टेंस होना चाहिए। तो ये अलग अलग लोगों के व्यूज़ आते थे। जो भी हमारे लीडर्स होते थे, जो हमारे देश के नीति नियंता होते थे, जो कि पॉलिसीज़ बनाते हैं, तो उनके बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते थे। तो जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है कि द गोल ऑफ मॉडर्नाइजेशन दैट इज़ इंट्रोड्यूसिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी may be in conflict with the goal of increasing employment if the technology reduce the need for labor. ठीक है। Therefore the planners have to balance the goals, a very difficult job indeed. तो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर हम देखो मॉडर्नाइजेशन की तरफ ध्यान देते हैं, तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है कि भाई नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनी कंट्री में लेके आना। अब जब टेक्नोलॉजी आएगी, नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी आएगी, तो वो क्या करेगी, ह्यूमन रिसोर्स को कम करेगी। और जब वो ह्यूमन रिसोर्स को कम करेगी, यानी कि लेबर को कम करेगी, तो उससे क्या होगा, देश में बेरोज़गारी फैलेगी। तो अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं कि भाई अगर हम देश में मॉडर्नाइजेशन की तरफ ध्यान दें तो देश में अनएम्प्लॉयमेंट फैलेगा। तो पहले हमें ये देखना है कि उस अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कवर किया जाए। तो ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती थी, जिसके ऊपर डिस्कस किया जाता था और अल्टीमेटली फिर एक डिसीज़न निकाला जाता था, जिसमें इस बात का ध्यान रखा जाता था कि अगर किसी चीज़ से कुछ फ़ायदा हो रहा है तो उससे होने वाले नुकसान को भी हम रिकवर कर सकें। ठीक है बच्चों। तो चलिए अब इसके पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। सबसे पहले है ग्रोथ।
ग्रोथ कहता है इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। तो ग्रोथ क्या बोलता है कि किसी भी कंट्री की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है ये, किस कैपेसिटी को, टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, कि आपकी जो गुड्स और सर्विस है उसके आउटपुट को वो बढ़ा सके। ठीक है। अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्टडी इंक्रीज इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और अगर आपको ये देखना है कि किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी अच्छे तरीके से हो रही है तो उसका एक इंडिकेटर है जीडीपी। जीडीपी जाके देख लो, जीडीपी जितनी ज़्यादा होगी उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा होगी। द जीडीपी इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। तो जीडीपी क्या होता है, ये आपके किसी कंट्री की एक साल के अंदर बनने वाले जितनी भी गुड्स या सर्विस होंगी उनकी मार्केट वैल्यू होती है। मान लो इंडिया में जितनी भी गुड्स बन रही हैं, चाहे वो किसी भी तरीके बन रही है, चाहे वो कोई खिलौना बन रहा है, चाहे वो कोई फर्नीचर बन रहा है, चाहे वो कोई एसी बन रहा है, चाहे वो कोई गाड़ी बन रही है, कुछ भी हो, या कोई भी सर्विस हो, चाहे वो हॉस्पिटलाइज सर्विस हो, स्कूल सर्विस हो, या फिर आपका जितनी भी सर्विस होती है लाइक टेलीग्राम सर्विस जो होती है ना, तो कोई सी भी सर्विस हो, तो ये पूरे साल में देखा जाता है कि एक साल के अंदर किसी देश में टोटल कितनी गुड्स बन रही है और कितनी सर्विस प्रोड्यूस हो रही है, और उस अकाउंटिंग ईयर में उसकी मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट करके ये पता लगाया जाता है कि उस देश की जीडीपी क्या है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मॉडर्नाइजेशन। तो एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू इंक्रीज द आउटपुट इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी देश में नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना प्रोडक्शन के लिए, ताकि गुड्स एंड सर्विस को बढ़ाया जा सके, गुड्स एंड सर्विस के आउटपुट को बढ़ाया जा सके। ठीक है। देन हमारे पास आता है सेल्फ रिलायंस। तो सेल्फ रिलायंस का मतलब कि आप अपनी डिपेंडेंसी दूसरों पे कम कर रहे हो। तो सेल्फ रिलायंस मीन्स अवॉइडिंग इम्पोर्ट्स ऑफ दोज गुड्स, उन गुड्स के इम्पोर्ट को अवॉइड किया जाए विच कुड बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इटसेल्फ, जिनको हम इंडिया में खुद से बना सकते हैं। तो जब देश आज़ाद हुआ था तो देश ऐसी काफ़ी सारी चीज़ों का इम्पोर्ट कर रहा था जो कि वो खुद से बना सकता था। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ और देश के लीडर्स ने, देश के उन नेताओं ने ये देखा जो देश को आगे बढ़ा रहे थे कि भाई कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो हम भारत में खुद बना सकते हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है इन चीज़ों का इम्पोर्ट रोक देते हैं। ठीक है, क्योंकि इम्पोर्ट से एक तो अपना जो पैसा जाएगा वो बचेगा, दूसरी चीज़ इम्पोर्ट रोकने से जब इन चीज़ों को हम अपने खुद के देश में बनाना शुरू करेंगे तो हमारे देश के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया, सेल्फ़ रिलायंस होने की कवायद शुरू करी कि भाई सेल्फ़ रिलायंस होते हैं दूसरे के भरोसे पर रहें, इससे बेहतर है अपने हाथ को काम देते हैं और ख़ुद उन चीज़ों को बनाते हैं। देन हमारा फोर्थ पॉइंट आता है बच्चे, इक्विटी। इक्विटी मीन्स टू इंश्योर डैट द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक prosperity reach the poor sections as well instead of being enjoyed only by the rich। तो यहाँ पर कह रहा है इक्विटी का मतलब होता है, आप इक्वल समझो, इक्विटी का मतलब कि सबके पास बराबरी का हक हो, यानी कि ऐसा ना हो कि पैसा जो है, इनकम जो है वो सिर्फ अमीरों तक ही सीमित हो जाए। ठीक है, इसका लाभ हमारे गरीब सेक्शन को भी मिले, हमारे गरीब तबके के लोगों को भी मिले। तो गवर्नमेंट ने ध्यान दिया कि भाई इक्विटी पे भी हमें ध्यान देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि अमीर अमीर ना होता चला जाए और गरीब गरीब ना होता चला जाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि अगर देश में 100 रुपये की इनकम हुई तो 100 में से 80 रुपये सिर्फ अमीरों के हाथ में चलेगा और 20 रुपये गरीबों के हाथ में आए। तो ये 100 रुपये इस तरीके से बंटने चाहिए कि जिसकी जितनी ज़रूरत है उसको उतना मिले। डैट मीन्स ऐसा नहीं कि अगर हम बोल रहे हैं कि भाई बराबरी पे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को 10-10 रुपये दे दो, क्योंकि भाई जो अमीर है उसको तो 10 रुपये भी कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन एक गरीब के लिए वो 10 रुपये फ़ायदे होंगे। तो हमें ये देखना होगा कि ज़रूरत किसकी ज़्यादा है, गरीब की या अमीर की, और उस हिसाब से अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, इक्विटी को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ थी आपकी
जो 4 पॉइंट हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे दैट इज़ द मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर्स। तो मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव्स यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने कौन कौन सी मेजर पॉलिसी को शुरू किया। तो इसमें सबसे पहले जो आएगा वो आएगा हमारा लैंड रिफॉर्म्स। तो हमारा मेजर पॉलिसी में सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स आता है। गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स पे ध्यान दिया। लैंड रिफॉर्म्स क्या होते हैं? लैंड रिफॉर्म्स रेफर्स टू चेंज इन द ऑनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स। तो ये क्या बताता है? चेंज इन द ऑनरशिप यानी कि मालिकाना हक में चेंज करना ऑफ लैंड होल्डिंग्स के, यानी कि जिनके पास ज़मीन थी उनके मालिकाना हक में चेंज किया गया। इसका मतलब क्या है? टू अबॉलिश इंटरमीडियरीज एंड टू मेक द टिलर्स द ऑनर्स ऑफ लैंड एंड फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड विच कुड बी ऑन बाय एन इंडिविजुअल। इसका मतलब ये है कि जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में ज़मींदारी व्यवस्था होने की वजह से जो देश के कुछ लोग थे उनके पास तो बहुत सारी ज़मीन थी और कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं थी। आपको पता है अंग्रेज़ी प्रथा में क्या हुआ था कि जिसकी किसान की ज़मीन होती थी अगर वो टाइम पे लगान नहीं दे पाता था तो उसकी ज़मीन को हड़प लिया जाता था। तो जिससे बेचारा क्या होता था, अपनी ही ज़मीन पर अपना हक खो देता था। तो जब गवर्नमेंट ने देखा कि भाई ये तो बड़ी ही एक बुरी व्यवस्था है कि भाई जो मालिक है ज़मीन का असल में उसी को अपनी ज़मीन पे हक नहीं है, तो उन्होंने क्या किया? लैंड रिफॉर्म से कानून शुरू किया जिसके तहत ये डिसाइड किया गया कि भाई जिसके पास भी ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीन है वो ले ली जाए और ज़मीन के कागज़ अगर किसी के पास हैं या उस ज़मीन का मालिकाना हक कोई जेन्युइन वे में रखता है तो उसको उसकी ज़मीन दे दी जाए। इसके अलावा हमने गवर्नमेंट ने क्या किया कि लैंड का एक मैक्सिमम साइज़ भी फिक्स कर दिया कि किसी के पास इससे ज़्यादा ज़मीन बिल्कुल नहीं हो सकती। तो ये जो लैंड का मैक्सिमम साइज़ फिक्स करना होता है इसको हम लैंड सीलिंग भी बोलते हैं, यानी कि ज़मीन की सीलिंग कर दी कि भाई इससे ज़्यादा किसी के पास ज़मीन नहीं होगी। देन सेकंड जो पॉलिसी आई, मेजर पॉलिसी, वो ग्रीन रिवॉल्यूशन की आई। तो इट रेफर्स टू द लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड फूड ग्रेन्स रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी जिसको हम HYV बोलते हैं, स्पेशली फॉर वीट एंड राइस। हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स आर द सीड्स ऑफ बेटर क्वालिटी दैन नॉर्मल क्वालिटी सीड्स। तो यहाँ पर क्या है कि ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू किया गया, यानी कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई जो अपनी फूड ग्रेन्स हैं, खाने की फसलें हैं, उनका इतना ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए, उनको इतना ज़्यादा उगाया जाए जिससे कि हम ना सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें बल्कि उसमें से दूसरे देशों को भी माल भेज सकें, दूसरे देशों को भी खाने पीने की ज़रूरतों को पूरा कर सकें, उनको फूड ग्रेन सप्लाई कर सकें। तो इसके लिए हमने क्या किया? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ किया। ये जो होते हैं ये सीड्स होते हैं जो कि बेटर क्वालिटी के होते हैं, जो कि आपकी नॉर्मल क्वालिटी सीड से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जो बीज होते हैं आपके ये थोड़ा अच्छी क्वालिटी के बीज होते हैं जिनसे कि फसल अच्छी होती है। तो हमने क्या किया, वहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन नाम का नारा दिया और डिसाइड किया कि इस बार जो हम अपना फूड ग्रेन्स है वो हर बार से ज़्यादा रखेंगे और इतना ज़्यादा रखेंगे कि ना सिर्फ उससे देश की ज़रूरत पूरी हो बल्कि देश की ज़रूरत पूरी होने के बाद भी हमारे पास उसका स्टॉक बचा रहे ताकि हम उसको बाकी देशों में सप्लाई कर सकें, ठीक है। इंडस्ट्री एंड ट्रेड हम शुरू करते हैं अब। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री वॉज वेरी नैरो। तो जो इंडिपेंडेंस के समय की बात है तो जो हमारी इंडस्ट्रीज़ की वैरायटी थी वो वेरी नैरो थी। नैरो का मतलब बहुत कम थी, यानी कि हमारे पास अगर देखा जाए कि कितनी तरीके की इंडस्ट्री है तो गिनती की 1 या 2 थी, ठीक है। तो लार्जली कन्फाइंड टू कॉटन टेक्सटाइल्स एंड जूट। और ये इंडस्ट्री कहाँ पे ज़्यादातर लगी हुई थी? या तो कॉटन टेक्सटाइल पे या जूट पे। देयर वर 2 वेल मैनेज्ड आयरन एंड स्टील फर्म्स। 2 फर्म थी, एक आयरन फर्म थी और एक स्टील फर्म थी, ठीक है। वन इन जमशेदपुर एंड दी अदर इन कोलकाता। एक उसमें से जमशेदपुर में थी और दूसरी कोलकाता में। लेकिन वी नीडेड टू एक्सपेंड द इंडस्ट्रियल बेस विद अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज इफ़ द इकोनॉमी वॉज टू ग्रो। तो अगर हमें अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना था तो हमें इन 2 इंडस्ट्री पर डिपेंड नहीं रहना था, हमें और इंडस्ट्रीज़ को लेके आना था, अलग अलग वैरायटी की इंडस्ट्रीज सेटअप करनी थी
जिससे कि हम अपनी इकनॉमी को ग्रोथ दे सकें। ठीक है, तो इसके बाद हम आते हैं द 5 ईयर प्लान विच प्लेस अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो क्या वजह रही कि हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में इतना ध्यान दिया? ठीक है, क्या वजह थी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ा, और उसके लिए हमने कुछ 5 ईयर प्लान्स तैयार किए। तो ये 5 ईयर्स प्लान है। ठीक है, तो देखो पहली वजह थी इकोनॉमिस्ट हैव फाउंड दैट पुअर नेशंस कैन प्रोग्रेस ओनली इफ़ दे हैव अ गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इकोनॉमिस्ट जो थे उस टाइम पे देश के अर्थशास्त्री जो थे, जो इन चीज़ों पर नज़र रखते थे कि भाई देश किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, देश का एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, या देश में पॉवर्टी रेट क्या है, या बाकी देश किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, वो क्या क्या पॉलिसीज़ लेके आ रहे हैं, देश में कोई चेंज होता है तो उसका देश की इकोनॉमी पे क्या असर आता है, जो इन सब पर ध्यान देते हैं उनको हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो उन्होंने क्या पाया कि जो गरीब देश होते हैं, पुअर नेशंस होते हैं, वो सिर्फ तभी प्रोग्रेस कर सकते हैं जब उनके पास एक अच्छा इंडस्ट्रियल सेक्टर हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट था इंडस्ट्री प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट विच इज़ मोर स्टेबल दैन द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। आपको पता है हमारे देश के ज़्यादातर लोग, मोर देन 70% लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए थे। तो उसमें क्या होता था कि उनकी कमाई जो होती थी बड़ी ही अनिश्चित, अनसर्टेन हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि अगर बारिश हुई तो अच्छी फसल हुई तो आपके पास खाने के लिए है, लेकिन अगर बारिश नहीं हुई तो आपको पता ही नहीं कि आगे के 2 दिन बाद आप क्या खाओगे, कहाँ से अन्न का प्रबंध करोगे, कहाँ से अपने लिए खाने पीने का अरेंजमेंट करोगे। उसके बाद आपके बच्चों की एजुकेशन है, कोई बीमार पड़ जाए तो वो अलग चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें क्या होता था, एग्रीकल्चर पर उनकी डिपेंड रहती थी, जो कि खुद डिपेंड थी बारिश पर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर इसमें एक अच्छा ऑप्शन था, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या करता है, वो ज़्यादा स्टेबल रहता है। ठीक है, इंडस्ट्री ज़्यादा स्टेबल होती है, वहाँ पे आपकी एक फ़िक्स इनकम हो जाती है कि भाई महीने का इतना तो आप एज अ सैलरी लेके जाओगे, अब इस सैलरी में से आप थोड़ा सा बचा लो, थोड़ा सा लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पर इंडस्ट्री को इसलिए प्रेफरेंस दी गई। इसके अलावा इंडस्ट्री जो है मॉडर्नाइजेशन को भी प्रमोट करती है एंड ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी, और कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट करके ये ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी लेके आती है। प्रॉस्पेरिटी का मतलब जहाँ पे चारों तरफ खुशहाली हो। ठीक है, तो ये था हमारी 3 वजह जिनकी वजह से हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए 5 ईयर प्लान्स बनाने पड़े। देन हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, द पब्लिक सेक्टर वॉज गिवन अ लीडिंग रोल। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को लीडिंग रोल दिया गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, ताकि क्या हो सके। तो पब्लिक सेक्टर को ही लीडिंग रोल क्यों दिया गया, उसकी वजह देखो नीचे है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट डिड नॉट हैव द कैपिटल टू अंडरटेक इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल वेंचर्स रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। तो यहाँ पर क्या था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, जो बिजनेसमैन थे, इतना पैसा नहीं था कि वो उसको इन्वेस्ट कर सके। ठीक है, खासकर हैवी इन्वेस्टमेंट कर सके, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि हमारे देश के ग्रोथ के लिए ज़्यादा ज़रूरी था। जैसे कि हमारे देश के बिजनेसमैन के पास इतना पैसा नहीं था कि वो रोड बना दे, क्योंकि रोड बनाने से उनको प्रॉफिट तो होगा नहीं, और अगर होगा तो बहुत लेट होगा। ऊपर से खर्चीली चीज़ें, वो बिल्डिंग खड़ी कर सकें, वो कोई शॉपिंग मॉल बना दे, शॉपिंग मॉल लाइक आज के टाइम में बनते हैं, कोई स्कूल, हॉस्पिटल्स वगैरह, ये सारी चीज़ों पर बिजनेसमैन ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनको लगता है इस पर लेस प्रॉफिट होता है। अब माहौल बदल गया, तो अब हॉस्पिटल भी काफ़ी खोल रहे हैं, स्कूल्स भी काफ़ी खोल रहे हैं, है ना, और ठेके पे रोड भी बनवाई जाती हैं। तो अब का टाइम अलग है, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे इन चीज़ों को प्रॉफिटेबल नहीं माना जाता था, और हमारे देश का जो उद्यमी है, जो बिजनेसमैन है, उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सके। इसलिए देश की के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पब्लिक सेक्टर को ही आगे आना था। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इसलिए पब्लिक सेक्टर को लीडिंग रोल में रखा। दूसरा, इसकी वजह क्या थी, द मार्केट वॉज नॉट बिग इनफ टू इंकरेज इंडस्ट्रियलिस्ट टू अंडरटेक मेजर प्रोजेक्ट्स इवन इफ दे हैड द कैपिटल टू डू सो। अब हमारे देश के कुछ बिजनेसमैन ऐसे थे कि जिनके पास पैसा तो था कि वो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर सकें, लेकिन हमारी जो मार्केट थी वो इतनी बड़ी नहीं थी कि उनके किए गए इन्वेस्टमेंट पर वो उनको रिटर्न दे सके। मान लीजिए अगर मैं बात करता हूँ टाटा बिरला की, तो उस टाइम पे टाटा बिरला के पास इतना पैसा तो था कि वो भाई एक प्राइवेट हॉस्पिटल खड़ा कर दे, वो लोगों के ख़रीदने के लिए एक कॉमन मार्केट बना दे, जैसे कि आजकल बिग बाज़ार वगैरह होती है। क्यों? क्योंकि अगर वो ये बना देंगे
तो लोगों के पास उस टाइम पे इतना पैसा ही नहीं था कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज कर सकें, या इतना पैसा नहीं था कि वो एक मार्केट में जाकर अपनी ज़रूरतों की चीज़ों के अलावा कोई और चीज़ खरीद सके, क्योंकि उनके लिए तो पहली ज़रूरत उनके लिए रोटी और कपड़ा था। अब जिसके लिए ज़रूरत रोटी कपड़ा है वो बाकी चीज़ तो नहीं खरीदेगा, वो पैर के चप्पल जूते नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि पहले वो पेट भरेगा। वो अपने लिए टेस्ट में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं खरीदेगा, जैसे आजकल मैगी है, पास्ता है, नूडल्स हैं, 36 तरीके की चीज़ें। उस टाइम का जो किसान होगा या जो आदमी जनता होगी देश की, वो तो इन चीज़ों को नहीं खरीदेगी। उनके लिए तो गेहूँ, चावल, ये ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी थी। तो इसलिए वो अगर मार्केट को खड़ा भी कर दे, मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी कर दे, तो देश के लोगों के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि उनके किए हुए इन्वेस्टमेंट पे उनको रिटर्न दे सकें। और यही वजह थी कि उनके पास पैसा होते हुए भी उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में रुचि नहीं दिखाई। देन in addition, the decision to develop the Indian economy on socialist lines led to the policy of the state controlling the commanding heights of the economy. This means that the government would have complete control of those industries that were vital for the economy. तो इसके अलावा एक वजह ये भी थी कि जो देश के विकास के लिए ज़रूरी थे, विटल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, जो देश के विकास के लिए, देश की इकोनॉमी के लिए ज़रूरी इंडस्ट्रीज़ थी, उसमें गवर्नमेंट ने अपना फुल कंट्रोल रखा हुआ था, कंप्लीट कंट्रोल रखा हुआ था। और अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट उस चीज़ में आगे बढ़ने की कोशिश भी करता तो उसको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता, कई तरीके के फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती, जिससे कि वो डिमोटिवेट हुआ। उसने कहा यार इतना झंझट करूँगा, इससे अच्छा है कि चलो छोड़ो कुछ और कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये था आपका पब्लिक सेक्टर को क्यों हमने लीडिंग रोल दिया, क्यों गवर्नमेंट ने लीडिंग रोल में रखा पब्लिक सेक्टर को। इसके बाद क्या हुआ कि जब हमने देखा भाई पब्लिक सेक्टर पे हम लोग ज़्यादा डिपेंड हो रहे थे, तो धीरे धीरे उसकी कमियां भी सामने आई। पब्लिक सेक्टर इतने अच्छे से कामयाब नहीं हुआ जितना उसके बारे में सोचा गया था। तो बाद में हमें महसूस हुआ कि भाई पब्लिक सेक्टर के भरोसे देश को चलाना काफ़ी नहीं रहेगा, अब हमें प्राइवेट सेक्टर को भी बुलाना पड़ेगा मैदान में, जिससे हम देश को थोड़ा सा आगे बढ़ा सके। तो उसके लिए एक नई पॉलिसी लेके आए हम, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, जो कि 1956 में आई थी। तो इस पॉलिसी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फ़िलहाल आप इस वीडियो को यहीं तक पढ़िए और मेरे वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा अगर आपको कोई डाउट हो, और फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स।